एमए शिक्षा शास्त्र तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका कि शीर्षक है विशेष शिक्षा की प्रथम प्रस्तावना यूनिट इकाई विशेष शिक्षा, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं उद्देश्य आदि के निमित्त प्रस्तुत यह लेक्चर आपके तृतीय सेमेस्टर के ऑनलाइन कक्षाओं का शायद पहला चरण। तृतीय सेमेस्टर में आने के लिए आप सबको बहुत बधाई के साथ हम अपने विषय पर आते हैं। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वह है विशेष शिक्षा, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं उद्देश्य। विशेष शिक्षा एक उभरता हुआ अनुशासन है, यद्यपि कि आजकल विशेष शिक्षा के क्षेत्र में इंक्लूजन या समावेशन का दौर चल रहा है और आज इस विषय को विशेष शिक्षा के बजाय समावेशी शिक्षा का नाम दिया जाना ज़्यादा समीचीन माना जाता है। तथापि चूँकि हमारे पाठ्यक्रम की ऐसी ही मांग है और हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रश्न पत्र का भी नाम विशेष शिक्षा है, इसलिए हम इस दौरान समावेशी शिक्षा से थोड़े से इतर होते हुए विशेष शिक्षा की ही अवधारणा पर विशेष रूप से बात करेंगे। मित्रों, विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा से इतर शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है जो उन सब विद्यार्थियों को ध्यान में रख के उनके विकास, शैक्षिक विकास, व्यक्तित्व विकास के निमित्त ऐसे अंताक्षेपी इंटरवेंशन कार्यक्रमों का आयोजन करती है, ताकि वो विद्यार्थी जिनके लिए सामान्य कक्षा कक्ष उपयोगी नहीं है या जिनको कहें कि जो सामान्य विद्यार्थियों से इतर आवश्यकताओं से युक्त है, उनका भी शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास हो सके। भारत सहित सारी दुनिया में विशेष शिक्षा के विकास का इतिहास लोकतंत्र के विकास के इतिहास का ही अनुगमन करता है। प्राचीन काल में जब लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र या अधिनायक तंत्र या और दूसरे राजनीतिक व्यवस्थाएं दुनिया में प्रचलित थी, तब इन विशिष्ट बालकों को, जिनके अंतर्गत हम सामान्यतः जानते हैं कि विकलांग बालक, श्रवण दोष युक्त बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, मंदमना विद्यार्थी, संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक आदि आदि, और साथ ही साथ प्रतिभाशाली और बैकवर्ड और धीमी गति से सीखने वाले, ये सब विद्यार्थी, ये सब विद्यार्थियों, इनके विषय में सोचने का तरीका अलग था। इनको ऐसा माना जाता था कि ये पिछले जन्म के पापी हैं, इसलिए इस जन्म में ये अपने पापों की सजा काट रहे हैं, तो इनके साथ सहानुभूति कैसी। चीन जैसे देशों में तो इस तरीके की परंपरा, ऐसी भी कुपरंपरा थी कि ऐसे विकलांग बच्चों को बचपन में ही धातु के बर्तनों में बंद कर दिया जाता था और उनका मुंह वगैरह बाहर निकाल के रखते थे, ताकि उनको भोजन आदि और वो दैनिक क्रियाएं, नित्य कर्म अपने करते रहें। और 10-10, 20-20, 25-25 साल, कहने का तात्पर्य एक लंबे समय के लिए उन जो है ना, कहना चाहिए कि बर्तनों में बंद करके उन्हें रखा जाता था। और जब उन बर्तनों के सांचे से ऐसे बच्चों को बाहर निकाला जाता था, तो आप समझ सकते हैं कि उनके शरीर की आकृति
बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेती थी, तो कोई बालक घड़े जैसा दिखता था, कोई सुराही जैसा दिखता था, कोई अन्य विविध विविध प्रकार के रूप उनमें उनका शरीर ढल जाता था। और ऐसे लोगों को राज दरबारों में, जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे इसलिए बिठा दिया जाता था कि लोग उन्हें देखें और अपना मनोरंजन करें। तो लोग उनको देखते थे और मनोरंजन करते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक लोकतंत्र नहीं था, ये विशिष्ट बालक, ये विकलांग बालक, जिसमें खास तौर से विकलांग की, अस्थि विकलांगों की बात करेंगे, ये सब केवल दया के पात्र थे। इनके कोई अधिकार नहीं थे, इनके तरफ लोगों का, व्यवस्था का, राजाओं का, धनी मानी व्यक्तियों का, अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता था और ना ही इनके कल्याण की कोई बात सोची गई थी। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ा, लोकतंत्र के विकास के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों या कहें विकलांग बालकों के शिक्षा की व्यवस्था का भी विकास हुआ। लोकतंत्र के आगमन के साथ ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, गोरे काले, अमीर गरीब, राजा रंक, इन सब के बीच में जिस प्रकार से भेद भाव मिटाया गया, वैसे ही स्वस्थ और विकलांग के बीच के भेदभाव को भी हमने समाप्त होते हुए देखा। ये लोकतंत्र की ही देन है कि आज कोई भी विकलांग, कोई भी मंदमना, कोई भी अस्थि विकलांग, कोई भी दृष्टि विकलांग, कोई भी विशेषता युक्त बालक या व्यक्ति के मौलिक, मानवीय और राजनीतिक सभी अधिकार वैसे ही हैं जैसे कि किसी सामान्य व्यक्ति के होते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि लोकतंत्र जो कि समानता की बात करता है, उसकी इसी समानता के प्रसार की भावना के परिणाम स्वरूप विशिष्ट शिक्षा, जिसमें कि विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों के समान मानते हुए उनके लिए भी पृथक प्रयास किए जाने की आवश्यकता समझी गई, इसलिए लोकतंत्र के साथ विशिष्ट शिक्षा के विकास की बात आगे बढ़ी मानी जाती है। वस्तुतः विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों की विभिन्नताओं का अध्ययन कहा जा सकता है। किन बालकों की विभिन्नताओं का अध्ययन? विशिष्ट बालकों की। विशिष्ट बालक वही सब विशिष्ट प्रकार के बालक जिसमें दृष्टि दोष युक्त हैं, अस्थि विकलांग हैं, श्रवण दोष युक्त हैं, मंदमना हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, धीमी गति से सीखने वाले भी, इन सब प्रकार के विद्यार्थियों की जो भिन्नताएं हैं, उनके अध्ययन की ये एक विधा है। ये इसलिए विशिष्ट शिक्षा में इनका अध्ययन या इनको इसलिए पढ़ाया लिखाया सिखाया जाता है ताकि ये विशिष्ट बालक भी अपेक्षाकृत पूर्ण तथा अपेक्षाकृत और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। सामान्यतः जैसा वो जीवन व्यतीत करते, उससे अपेक्षाकृत बेहतर जीवन, उससे अपेक्षाकृत स्वस्थ जीवन, उससे अपेक्षाकृत सामाजिक रूप से ज़्यादा उपयोगी जीवन यापन कर सकें। विशेष शिक्षा या विशेष शिक्षा बालकों की प्रकृति एवं शैक्षिक आवश्यकताओं में झांकने की वस्तुतः एक खिड़की है। हम विशेष शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट बालकों की क्या शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या अपनी विशेषताएं हैं, क्या उनकी सीमाएं हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं, इन सब में झांकते हुए, इन सब का संज्ञान लेते हुए उनके शिक्षा के लिए सघन प्रयास का कार्य करते हैं। इसलिए ये उनकी प्रकृति एवं शैक्षिक आवश्यकताओं में झांकने की खिड़की कही जा सकती है। यद्यपि कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आज अनेक नवाचार हो रहे हैं, नई नई प्रविधियाँ, नए नए इक्विपमेंट्स उनकी सहायता के लिए आ रहे हैं, लेकिन यह विशिष्ट शिक्षा का जो क्षेत्र आज भी और अधिक विकास की दरकार रखता है। वस्तुतः विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा से पृथक एक व्यक्तिकृत शिक्षा है। व्यक्तिकृत से हमारा तात्पर्य ये है कि विशेष शिक्षा जैसे एक सामान्य कक्ष में एक अध्यापक औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य करता है, और अगर वो थोड़ा सजग है
तो थोड़े से धीमी गति से सीखने वाले और थोड़े से प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी कुछ प्रयास अपनी सामान्य कक्ष में करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन विशिष्ट शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि ये विशिष्टीकृत व्यक्तिगत शिक्षा है। व्यक्ति यानी जो लर्नर है, जो विशिष्ट बालक है, उसकी जो व्यक्तिगत स्तर पे जो उसकी क्षमताएं, सीमाएं, आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, एक एक विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए उसके शिक्षा की जो कार्यक्रम, उसके शिक्षा के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वो जो व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान देते हुए प्रयास किए जाते हैं। यह एक ऐसा व्यवसाय है, हम विशिष्ट शिक्षा को एक व्यवसाय भी कहते हैं, जिसमें अपने उपकरण हैं, अपनी तकनीकें हैं, अपनी शिक्षण विधियाँ हैं, अपने शोध हैं और अपने विशिष्ट प्रकार का क्लाइंटेल या कहें कि ऐसे लोगों का समूह है जिनके लिए ये सेवा प्रदान करता है। अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि किसी भी सामान्य कक्ष में, यहाँ सामान्य कक्ष से हमारा तात्पर्य है एक बड़े समूह में। स्टैटिस्टिकली तो हम जानते हैं कि 30 या उससे अधिक के समूह को हम बड़ा समूह कहते हैं। तो ऐसे एक बड़े समूह में सामान्य विद्यार्थियों से इतर कुछ विद्यार्थी होते जरूर, जो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में पढ़ने लिखने में या तो कमज़ोर हो सकते हैं या हो सकता है वो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में बहुत अच्छे। जैसे कि कमज़ोर की बात करें, उदाहरण देना चाहें तो मंदमना बालक है, मेंटली रिटार्डेड बालक हो सकते हैं, और औसत से अच्छे बालकों की बात करें तो हम उनमें प्रतिभाशाली बालकों को ले सकते हैं। तो ये जो सामान्य से इतर विद्यार्थी हैं, इनके लिए जैसा कि हमने पहले ही कहा, सामान्य कक्ष उतना उपयोगी नहीं होता है। इसलिए अगर इनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ने लिखने की व्यवस्था सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही की जाएगी, तो सामान्य कक्ष के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। अतः जो समावेशन की परिकल्पना से पहले की परिकल्पना, जो विशिष्ट शिक्षा की सेग्रीगेटेड एजुकेशन की जो परिकल्पना है, वो ये कहती है कि नहीं, इनको सामान्य के साथ तो रखा जा सकता है, लेकिन इनके लिए इतर प्रयास भी किए जाने चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य बालकों के साथ में सामान्य कक्ष में अगर पढ़ते भी हैं तो उनको शैक्षिक लाभ नहीं हो पाता है, बल्कि उनको वो परिणाम नहीं मिल पाते हैं जो जिनकी उनको आवश्यकता है, तो उनको अलग से पढ़ाना, उनकी पढ़ाई लिखाई की अलग से व्यवस्था करना ही विशिष्ट शिक्षा कहलाता है। इसलिए इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को, जिनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता, इनकी शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको हम विशिष्ट शिक्षा का नाम देते हैं। मित्रों, जो हमारे विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति, विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति सामान्य शिक्षा की प्रकृति से बहुत भिन्न है। विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए हम इसकी प्रकृति पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे। सामान्य विद्यालयी शिक्षा में चूँकि विशिष्ट बच्चों को वो अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, इसलिए उन्हें अलग से पढ़ाई लिखाई जाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति में 4 प्रमुख तत्व हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हु, किसको, व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, और वेयर, कहाँ। हुम का तात्पर्य विद्यार्थी कैसे, व्हाट का तात्पर्य उनको पढ़ाया क्या जाना है, उनका पाठ्यचर्या, पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु क्या है। हाउ, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे उनकी शैक्षिक सहायता की जाएगी, यानी कि टेक्निक्स और मेथड्स क्या है। और कहाँ, वेयर, यानी कि विद्यालय और विद्यालय का वातावरण क्या है। ये 4 तत्व, विद्यार्थी, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ और विद्यालय वातावरण, इन 4 दृष्टियों से, इन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशिष्ट बालक सहित विशिष्ट शिक्षा, सामान्य शिक्षा या परंपरागत शिक्षा से बहुत कुछ भिन्न है। कैसे ये भिन्न है? हम विशिष्ट शिक्षा में विद्यार्थियों का जो समूह होता है, या जो भी विद्यार्थी होते हैं, वो एकल हो या समूह के रूप में हो, वो बहुत विषम जाति होते हैं। सामान्य विद्यालयों में विद्यार्थी कैसे होते हैं?
उन औसत के आसपास होते हैं। लेकिन विशेष जो विद्यार्थी हैं, विशेष शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत भी समझाती हैं। कैसे भी समझाती हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, तो दूसरे तरफ कोई दृष्टिबाधित है उसको दिखाई नहीं देता, कोई बधिर है बोल ही नहीं सकता। तो विषमता का एक छोर ये भी है कि वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर है। तो एक और विषमता की जो कहना चाहिए कि पराकाष्ठा है, एक्सट्रीम है, क्या है, मेंटली रिटार्डेड है। सीखने पढ़ने लिखने की क्षमता का उसमें अभाव है, उसकी बुद्धि लब्धि भाषा विकास बहुत कम हुआ है। तो दूसरे तरफ प्रतिभाशाली बच्चे भी, कुछ ऐसे भी हैं जो, और सब बातें तो ठीक है, लेकिन उनके सीखने की गति, पेस ऑफ लर्निंग थोड़ी दूसरों की तुलना में काफ़ी कम है। तो एक तरफ ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, दूसरे तरफ ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, तीसरे तरफ ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, चौथे तरफ ऐसे हो सकते हैं जिनमें पढ़ने लिखने की क्षमता का मूलतः अभाव है, से और ऐसे हो सकते हैं जो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है। तो कुछ ऐसे भी है जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, प्रतिभाशाली, तो कोई धीमी गति से सीखता है। तो विद्यार्थी जो इसका विद्यार्थी समूह है या जो विद्यार्थी है वो बहुत ही विषम जाति है। ये विषम जाति विद्यार्थी की अपनी न केवल यही विषमता नहीं है कि कोई देख नहीं सुनता, कोई दृष्टिबाधित है, कोई बधिर है, कोई विकलांग है, कोई मूक है, तो कोई मेंटली रिटार्डेड है, तो कोई इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। इतना ही नहीं, इनके अंदर भी उनकी अपनी जो योग्यताएं हैं और अपनी निर्योग्यताएं हैं। जो उनकी अपनी योग्यताएं हैं, काम करने की जो सकारात्मक क्षमताएं हैं, और जो निर्योग्यताएं हैं, जो उनकी कमियां हैं, जो उनकी कमजोरियां हैं, उनमें भी बहुत अंतर है। मेंटल रिटार्डेशन में तो कोई ऐसा है जो ट्रेनेबल है, तो कोई ऐसा है जो एजुकेबल है। कुछ ऐसे हैं जिनको ना एजुकेशन ना ट्रेनिंग कुछ भी नहीं दिया जा सकता, केवल शेल्टर हाउस में रहेंगे। विजुअली इम्पेयर्ड में कुछ हैं जिनको जो एकदम से टच ब्लाइंड है, यानी एकदम सूरदास है। तो कुछ ऐसे हैं जिनको ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निकली देखा जाए तो वो सामान्य नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड है। इम्पेयरमेंट या जो ये जो निर्योग्यता है, जो कमी है, सामान्य से जो पृथकता है, उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। तो इनकी अपनी विशेषताएं हैं। जो इनकी अपनी विशेषताएं हैं, विशिष्ट बालकों की जो अपनी विशेषताएं हैं, जो इनकी खास निर्योग्यताएं हैं, जो इनकी अपनी सीमाएं हैं, उन निर्योग्यताओं, विशेषताओं और सीमाओं को ध्यान में रख के ही हमको शिक्षण कार्य करना है। उदाहरण के लिए अगर हम ये जानते हैं कि मेंटली रिटार्डेड जो लर्नर्स हैं, ट्रेनेबल हों या एजुकेबल हों, हम ये जानते हैं कि भाषा विकास थोड़ा उनका कम होता है, तो उनके लिए हमें ऐसे अंतःक्षेपों, ऐसे इंटरवेंशंस या ऐसे एजुकेशनल कहें कि पाठ्य वस्तु या प्रक्रियाओं का निर्माण करना पड़ेगा, आयोजन करना पड़ेगा, जिसमें भाषा का, बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग न किया जाए। हम जानते हैं कि वो समायोजन के पक्ष पे पिछड़े हुए होते हैं, उतनी जल्दी से समायोजित नहीं हो पाते हैं, तो उनके जो समूह हैं, जो उनके मित्र हैं, जो संग साथी हैं, उनमें हम बहुत रिसफलिंग नहीं करेंगे, उनको बार बार बदलेंगे नहीं। ऐसी ही सीमाएं और दूसरे विशिष्ट बालकों के साथ भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ सामान्य शिक्षा में ये लगभग एक जैसे, लगभग औसत के करीब सभी विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा में जो विद्यार्थी समूह है बहुत ही विषम जाति होने के साथ ही साथ विषम जातीयता के अंदर भी उनकी अपनी पृथक पृथक सीमाएं, संभावनाएं, क्षमताएं और निर्योग्यताएं होती हैं। तो अति, इसको हम कह सकते हैं कि ये अति विषम जाति है, हाईली हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है। ऐसे हेट्रोजीनियस ग्रुप को हम क्या पढ़ाएं, व्हाट टू टीच। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है व्हाट, पाठ्यचर्या क्या हो। पाठ्य वस्तु अथवा पाठ्यचर्या अध्येता की योग्यता और विशिष्टता के अनुरूप परिवर्तनीय होती है। सामान्य बालकों के बारे में परंपरागत शिक्षा पे अगर हम ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आपका पाठ्यक्रम परंपरागत रूप से पूर्व निर्धारित है, और जब इसमें कोई परिवर्तन भी किया जाता है
तो कोई बाह्य संस्था या आपके कुछ शिक्षक मिलके उसको परिवर्तित कर देते हैं और विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेज तक वो पाठ्यक्रम परिवर्तित हो जाता है और वही परिवर्तित पाठ्यक्रम एक समान रूप से सभी पे लागू होता है। लेकिन विशिष्ट शिक्षा में परिवर्तनशील है ये पाठ्यक्रम। क्यों? क्योंकि अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग सीमाएं, अलग अलग क्षमताएं हैं। सबको एक लकड़ी से नहीं हाँका जा सकता, क्योंकि वो विशिष्ट हैं, उनकी विशिष्टताओं में ढेर अंतर है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। इसलिए उनके लिए पाठ्यक्रम भी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। अगर किसी विद्यार्थी का भाषा विकास बहुत अच्छा नहीं है तो उसके लिए भाषागत क्रियाएं कम, उसके लिए ड्रिल, कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी का दृष्टिबाधित है, वो बहुत देख नहीं सकता, तो उसके लिए अगर दूसरी डिवाइसेस नहीं है, या तो हम ब्रेल बुक्स उपलब्ध कराएं और नहीं तो कुछ हम उसको ऑडियो बुक्स उपलब्ध कराएंगे। कंटेंट जो हमारा होगा वो ऐसा नहीं है कि पन्ने छाप छाप के दे रहे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, वो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो दृष्टिबाधित है। तो या तो उसको ब्रेल में दें और नहीं तो हमको कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो विद्यार्थी की आवश्यकता, विशिष्टता, विकलांगता का स्तर और उसकी अपनी जो सीमित क्षमताएं हैं, उनके अनुसार पाठ्यक्रम लगातार परिवर्तनशील होता है। सामान्य पाठ्यचर्या के स्थान पर यहाँ पे अध्यापक निर्मित तथा छात्र की आवश्यकता केंद्रित पाठ्यचर्या की बात कही जाती है। विशेष शिक्षा में अध्यापक के हाथ में पाठ्य वस्तु का निर्माण, पाठ्यचर्या का नियोजन करना शामिल होता है, क्योंकि कोई रेडीमेड पाठ्यचर्या नहीं हो सकती। अतः ये महती जिम्मेदारी अध्यापक पे आती है कि वो विद्यार्थी की आवश्यकता अनुरूप पाठ्यचर्या में परिवर्तन करके उसके सामने प्रस्तुत करें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि कैसे आखिर उनको पढ़ाया कैसे जाए, टेक्निक क्या है, मेथड्स क्या है। शिक्षण विधियाँ सामान्यतः हम देखते हैं लेक्चर मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, दुनिया भर के ऐसे मेथड हैं जिनके हमको नाम पहले से पता है। लेकिन विशिष्ट बालकों के संदर्भ में अगर विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में हम आए तो शिक्षण विधियाँ पूर्व निर्धारित हो ऐसा जरूरी नहीं। पूर्व निर्धारित शिक्षण विधियाँ हर जगह काम नहीं आ सकती। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना पड़ता है। कैसे परिवर्तन करेंगे? छात्र की क्षमताएं क्या है, भाषा विकास कैसा हुआ, उसकी इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, वो देख सकता है कि नहीं देख सकता है, सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है, समायोजन नए समूहों में शामिल होकर नॉर्मली काम करना जल्दी से सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है, वो बहुत प्रतिभाशाली है, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, या स्लो लर्नर है, बहुत धीरे धीरे आगे चलेगा। उसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या सीमाएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए विशिष्टता अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ेगा। श्रवण बाधित के लिए ऑडिटरी कंटेंट नहीं चलेगा, दृष्टिबाधित के लिए विजुअल कंटेंट उसी सीमा तक चलेगा जहां तक हम उसको विजुअल बना सकें, ब्रेल में परिवर्तित कर सकें, या कुछ और जो दूसरे तरीके हैं, जो दूसरी डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से उसको हम किसी दूसरी इंद्री के माध्यम से उसको उपलब्ध कराएं। सो जैसी जिसकी आवश्यकताएं और क्षमताएं उसी के अनुसार पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन करना पड़ता है। फिर बात आती है कि कहाँ, वेयर से यहाँ तात्पर्य है कि कैसा वातावरण उनको मिलना चाहिए। विशेष शिक्षा के संदर्भ में ये बात खास तौर से विचारनीय है कि बालकों को न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण, द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए। किस चीज़ की आवश्यकता है? कि उसको न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण दिया जाए। वातावरण से मतलब विद्यालय वातावरण, जहाँ पे वो पढ़ते लिखते हैं वहाँ का वातावरण कैसा हो, कम से कम प्रतिबंध हो। लेकिन प्रतिबंधों की मात्रा कितनी होगी, कम से कम प्रतिबंधित होगा या कि प्रतिबंध थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि विशिष्ट बालक की विशिष्टता क्या है और उसकी गहनता कितनी है।
अगर मेंटली रिटार्डेड बालक एजुकेबल है तो उसको अपेक्षाकृत कम प्रतिबंधित वातावरण में वो रह सकता है, लेकिन अगर ट्रेनेबल है तो उसके लिए थोड़ा और प्रतिबंधित वातावरण में उसको रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग ड्रिल में रखना पड़ेगा। और अगर और भी ज़्यादा है 25 या उससे कम IQ उसकी है तो उसके लिए पूर्ण प्रतिबंधित वातावरण यानी कि शेल्टर हाउस अस्पताल में उसको रखना पड़ेगा, वहीं उसकी देखभाल होगी। उसके लिए एक मुक्त वातावरण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। जो पार्शियली साइटेड हैं, जो टनल साइटेड हैं, जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जिनको ध्यान देने पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, डिवाइसेस के प्रयोग करने के बाद वो वर्केबल जो है ना उनकी दृष्टि आ जाती है, उनकी तुलना में जो पूर्णतः ब्लाइंड है, टच ब्लाइंड, उनके लिए हमको जो वातावरण है अलग अलग प्रकार का उपयोग करना या उनकी विकलांगता विशिष्टता की जो गहनता है वो जैसे जैसे हम उसको कवर करते जा रहे हैं, उस पर विजय पाते जा रहे हैं, उसको उसमें उन क्षेत्रों में उसका विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी जो प्रतिबंधित वातावरण की उपलब्धता है उस प्रतिबंध की मात्रा को हम कम करते चले जाएंगे। जो प्रतिबंध है, जो प्रतिबंधित वातावरण की जो परास है, जो विस्तार है, वो एक नियमित कक्ष रेगुलर क्लास जैसे कि सामान्य क्लास में हम आप बैठ के पढ़ते हैं, कैसा है वो, कितना कम प्रतिबंधित है। आप जब चाहें आपका मे आई कम इन सर, भागे, आपका फ़ोन बजा, आपने कहा बाहर निकल गए दूसरे तरफ देखते हुए, आपने कहा कि आज नहीं आएंगे, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, या मैं पढ़ूंगा, मैं यही चीज़ पूछूंगा, मुझको टीचर से पूछना है, उसके चैम्बर में जाके मिलूँ। बहुत सामान्य कक्ष में प्रतिबंध न्यूनतम होते हैं। तो एक सामान्य कक्ष से लेके एक आवासीय संस्थान, एक विशिष्ट बालकों का आवासीय संस्थान प्रतिबंध की मात्रा वहाँ पे जाके अधिकतम हो जाती है कि अब आपको यहीं रहना है, यहीं के नियम मानने हैं, आवासीय संस्थान में समय से सब काम करना है जैसा कि निर्देश दिया जाए। तो एक सामान्य कक्ष से लेके वो प्रतिबंध की मात्रा बढ़ते बढ़ते एक आवासीय विद्यालय तक जा सकती है, या हम कह सकते हैं शेल्टर हाउस तक कह सकते हैं, जहाँ पे चिकित्सकीय देखभाल में रखा जाए। ये कौन कौन से स्तर हैं? पहला स्तर है अगर विकलांगता की मात्रा बहुत गंभीर नहीं है तो सामान्य कक्ष में विद्यार्थी पढ़ेगा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा है। और अगर ये विशिष्टता थोड़ी बढ़ती तो दूसरे स्तर पे क्या आता है? विशेष मंत्रणा युक्त नियमित कक्षाएं तो सामान्य ही रहेंगी, लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं, जो स्पेशल एजुकेशन के जानकार लोग हैं, उनसे थोड़ा चर्चा किया जाए कि हाँ ठीक है, सामान्य कक्ष में तो विद्यार्थी पढ़ रहा है, इसके लिए और क्या किया जाए, कैसे इसके लिए कक्षा को और प्रभावी बना जाए, इसके पढ़ने में और क्या विशेष सावधानी बरती जाए। तो ये मंत्रणा करके उस मंत्रणा के आधार पे सामान्य कक्षा में ही उसको पढ़ाया जाएगा। अगले स्तर पे आता है भ्रमणकारी, इटिनरेंट टीचर के बारे में, टीचर के द्वारा पढ़वाया जाए। इटिनरेंट टीचर्स स्पेशल एजुकेशन के वो स्पेशल टीचर्स हैं जो घूम के आज इस विद्यालय में तो कल कहीं और, परसों कहीं और, नरसों कहीं और, ऐसे घूम के पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि अब ऐसा भी करना पड़े कि सप्ताह में एक दिन या महीने में 2 दिन या महीने में 1 दिन कोई विजिटिंग टीचर या इटिनरेंट टीचर या भ्रमणकारी अध्यापक आए और वो पढ़ाए, बाद बाकी जो है ना सामान्य कक्षाओं में काम किया जाएगा। उससे भी जब विषम स्थिति थोड़ी और गंभीरता बढ़ती है तो जो प्रतिबंध की मात्रा है वो थोड़ी और बढ़ जाती है और विद्यार्थियों को कहाँ ले जाया जा सकता है? संसाधन कक्ष, रिसोर्स रूम में। रिसोर्स रूम एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे विशिष्ट बालकों को पढ़ाने लिखाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब चीज़ें एक साथ वहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। सप्ताह में 1 दिन या रोज़ाना 1 घंटा या रोज़ाना 2 पीरियड या कि महीने भर में 2 दिन,
जैसे जो है ना विशिष्ट शिक्षक या अध्यापक जैसा उचित समझे उनको रिसोर्स रूम में ले जा सकते हैं। और इसके बाद में जो 5वीं स्थिति है वो चिकित्सालय या गृह आधारित अनुदेशन, कि भाई अगर बहुत स्थितियाँ अच्छी नहीं है तो ठीक है, अस्पताल में या घर में ही रहो, अध्यापक वहीं पे आके आपको पढ़ाने लिखाने में मदद करता रहेगा। उसके बाद विशिष्ट कक्षाएँ आती हैं, स्पेशल क्लासेस, जिसमें आप ख़ास किस्म के विशिष्ट बालकों के लिए ही वो कक्षाएं संचालित की जाती हैं जिसमें सामान्य विद्यार्थी प्रतिभाग नहीं करते, ऐसी विशिष्ट कक्षाएं हैं। उसके बाद विशिष्ट दिवस विद्यालय, स्पेशल डे स्कूल्स हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कुछ खास दिन स्पेशल एजुकेशन के लिए दिए जाते हैं। उन खास दिनों में स्पेशल स्टूडेंट्स ही को ही पढ़ने को मिलता है। स्पेशल डे स्कूल्स हो सकते हैं। और सबसे अंत में सब उसके ऊपर आता है आवासीय संस्थान। कौन से संस्थान? जो आवासीय संस्थान है, रेजिडेंशियल स्पेशल स्कूल्स। वह माँ बाप के पास नहीं रहना है, ये नहीं है शाम को अपने घर चले जाए, वहीं रहना है। सवेरे से लेके जागने से लेके सोने तक का, खाने से लेके इलाज तक का, पढ़ने से लेके होमवर्क करने तक का, ड्रिल करने तक का, सब काम अध्यापकों की देखरेख में वहीं पे होगा। तो एक न्यूनतम से लेके जैसी आवश्यकता विद्यार्थी की विकलांगता या विशिष्टता की जो मात्रा है वो कितनी गहन है, अगर ज़्यादा गहन है तो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाते हैं, और अगर गहनता की कम है तो रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं। लेकिन स्पेशल एजुकेशन लगातार ये कोशिश करती है कि उसको लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट की तरफ ले जाया जाए। शुरू चाहे जहाँ से करे, उसको लगातार और मुक्त वातावरण की तरफ आगे बढ़ाया जाए। ये इसकी नेचर है। नेचर के बाद हम लोग